ओके स्टूडेंट, तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें अपन वेक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो वेक्टर का हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया, लेकिन एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने बोला था मैं अलग से लेक्चर दूंगा। वो टॉपिक था हमारा कि वेक्टर हेल्पिंग सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। वेक्टर की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आज अपन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन स्टडी करेंगे, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन या यूं बोलिए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक होगा। तो बच्चों ये जो सिलेक्शन है वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? बाय हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, यानी बच्चों ये हम सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से करेंगे। और सेलेक्टेबल मार्कर किसमें प्रेजेंट है? वेक्टर में प्रेजेंट है ना। और दो टाइप के सेलेक्टेबल मार्कर हमने स्टडी किए थे। एक तो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और एक था बेटा एंजाइम सिंथेसिस प्रॉपर्टी। तो दो तरह के सेलेक्टेबल मार्कर का ऑप्शन है हमारे पास, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी का और एक एंजाइम सिंथेसिस प्रॉपर्टी का। इज दैट क्लियर? तो इनके बेस पर आज हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट बच्चों। रिकॉम्बिनेंट सेल को ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी कहते हैं, राइट बेटा। ट्रांसजेनिक सेल भी कहेंगे। क्यों बोलेंगे बेटा इसे ट्रांसजेनिक सेल? क्योंकि इस रिकॉम्बिनेंट सेल वो होगी जिसमें हमारा जीन ट्रांसफर हो गया है। तो जिसमें हमारा जीन ट्रांसफर हो गया है तो उसे अपन ट्रांसजेनिक सेल बोलेंगे, क्योंकि इस जीन का एक नाम है ट्रांसजीन। तो वो सेल जिसमें ट्रांसजीन का ट्रांसफर हो गया है उसे ट्रांसजेनिक सेल भी बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के बेस पर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैंने आपको एक बात बताया था कि जो सिलेक्शन है उसका जो प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या प्रिंसिपल है? इंसिरेशनल इनएक्टिवेशन। अब ये क्या चीज है बच्चों? देखो कि सपोज करो कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मॉड्यूल है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, राइट। और ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बच्चों कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये नॉर्मल वेक्टर है, इसमें मैंने डीएनए इंसर्ट नहीं किया है। तो अब आप बताइए कि क्या इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है? यस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है? यस। दोनों रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इसमें है, क्योंकि अभी मैंने इसमें डीएनए इंसर्ट नहीं किया है। तो अभी ये दोनों साइड एक्टिव है, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को कट कर दूं, किसको कट कर दूं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को मैं कट कर दूं और यहां पर मैं डीएनए को इंसर्ट कर दूं, तो रिजल्ट ये हो जाएगा बच्चों, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, यस। लेकिन क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है? नो। यानी अब इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जगह मैंने डीएनए इंसर्ट कर दिया है। मतलब क्या हुआ बेटा
कि डीएनए इंसर्ट करने से यानी इंसिरेशन करने से वो प्रॉपर्टी इनएक्टिव हो गई है, समझ आ गई है ना। तो इंसिरेशनल इनएक्टिवेशन के प्रिंसिपल पर सिलेक्शन होगा, यानी जिस साइट पर डीएनए इंसर्ट कर दोगे आप, जिस मॉड्यूल को कट करके वहां पर डीएनए इंसर्ट कर दोगे तो उस मॉड्यूल की जो प्रॉपर्टी है वो अब नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? इसी को कहते हैं इंसिरेशनल इनएक्टिवेशन का प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो अब स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो आइए बच्चों, पूरा मैं बढ़िया तरीके से आपको देखो ये एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सिलेक्शन करेंगे, यानी सिलेक्शन on the basis of antibiotic resistance property, resistance property, इसके बेस पर अपन सिलेक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान से पूरा एक्सपेरिमेंट समझना अच्छे से। तो बच्चों देखो हमारे पास वो PBr 322 है, ये हमारे पास प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये वो PBr 322 है। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट हमें कट करनी है, राइट। तो यहां पर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, आपको पता है, एक BAMH फर्स्ट और एक SAL फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। तो मैंने क्या किया, और ये मेरा जीन है, ये डिजायर जीन है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर रहा हूं। कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से? BAMH फर्स्ट और SAL फर्स्ट। इससे मैं इसको भी ट्रीट करूंगा और इसको भी ट्रीट करूंगा। मैंने कहा था ना दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये एंजाइम इस टेट्रासाइक्लिन को काटेंगे या एम्फिसिलिन वाली साइट को काटेंगे? टेट्रासाइक्लिन को काटेंगे। तो अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देखो ये हो सकता है, नंबर 1 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, हो सकता है कि ये कट नहीं हुआ, तो AMPR और TETR एज इट इज है, ये कट नहीं हुआ है। और हो सकता है कि ये कट हो गया है, कट हो चुका है। और प्लस में DNA लाइगेज भी यूज करूंगा, तो DNA लाइगेज क्या करेगा? जोड़ेगा। तो अगर ये कट हो गया है तो इसकी जगह जीन इंटीग्रेट भी हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें ये तो डिजायर जीन हो गया और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गई। तो अब ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA है, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट नहीं बना ना ये, क्योंकि इसमें जीन इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। और ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA है, यानी और ये पॉसिबिलिटी दोनों थी, ठीक है ना। जब मैंने वेक्टर और जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज से ट्रीट किया तो पॉसिबिलिटी दो थी। हो सकता है कि एंजाइम एक्शन नहीं हुआ है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। और अगर एंजाइम एक्शन हो गया है तो फिर वो रिकॉम्बिनेंट बन गया है। बात समझ आ गई? तो बताइए, ये वाली बात समझ आ गई आपको अच्छे से? पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है, ठीक बात। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये आपको पहला स्टेप समझ आया, ठीक है, अच्छे से आया समझ में, ठीक। अब आगे देखो। अब मेरे पास बेटा आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसी डायग्राम को ऊपर लेके जा रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो DNA है इसको सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसका हम ट्रांसफेक्शन कर रहे हैं इन होस्ट, होस्ट में अपन इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखिए, 1 2 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ये ट्रांसफर ही ना हुआ हो, ये तो होस्ट का क्रोमोसोम है, राइट। हो सकता है कि ये ट्रांसफर ही नहीं हुआ, सो दैट इज नॉर्मल सेल, इसको अपन A माने, यानी इसमें ट्रांसफर ही नहीं हुआ, कोई भी DNA नहीं है,
अब चलिए इसकी बात करते हैं। और हो सकता है बच्चों कि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो गया, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस, तो ये अपनी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं बी, ठीक है। और हो सकता है कि ये ट्रांसफर हो गया हो, है ना, तो अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन गई अपनी ये वाली, ठीक है बच्चों। तो ये किससे रेजिस्टेंस है, एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस, तो ये हो गया अपनी सेल सी, और इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट सेल। तो पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों, तीन पॉसिबिलिटी। पहले तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने के पॉसिबिलिटी में क्या था कि एक हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट बने और हो सकता है रिकॉम्बिनेंट बने, दो पॉसिबिलिटी। जब हमने ट्रांसफर किया तो तीन पॉसिबिलिटी थी, हो सकता है ट्रांसफर नहीं हुआ हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया हो, और हो सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया हो। तो इसको ट्रांसफॉर्म सेल भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्म सेल, और इसको नॉन ट्रांसफॉर्म सेल कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। एक ट्रांसफॉर्म सेल है और एक नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है, और ये नॉर्मल सेल है। इज दैट क्लियर, बात समझ आई? बताइए, ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपको समझ आई? ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसको रिकॉम्बिनेंट कौन सी है इनमें से, ये पता लगाना है हमें, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल कौन सी है, जिसमें हमारा डिजायर जीन है, और हमारा डिजायर जीन किसमें है, इसमें है ना। तो हमें इनमें से पता लगाना है कि कौन सी ऐसी सेल है जिसमें हमारा डिजायर जीन है, यानी कौन सी ऐसी सेल है जो रिकॉम्बिनेंट है, ये हमें पता लगाना है, राइट। तो इसके लिए अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे बेटा, तीनों पॉसिबिलिटी क्लियर है, ओके। अब अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, अपने करने वाले हैं, देखो कि अपने एक सेल का कल्चर करेंगे या ग्रोथ करवाएंगे इन एम्फीसिलिन मीडियम, यानी हम एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे जिसमें एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक है। हम एक ऐसा न्यूट्रिएंट बनाएंगे जिसमें एम्फीसिलिन एंटीबायोटिक है, और अब हम इन सेल का उस पर कल्चर करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा बेटा, रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ। सेल ए, सेल ए का क्या होगा बेटा, क्या सेल ए एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस है? नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई रेजिस्टेंस वाला डीएनए ही नहीं है। मैंने बताया था कि एक नॉर्मल सेल कभी रेजिस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो सेल ए की ग्रोथ नहीं होगी, राइट, तो ये ग्रोथ ही नहीं करेगा। सेल बी का क्या होगा बेटा, सेल बी एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस है ना, देखो एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस है, तो सेल बी की ग्रोथ होगी, राइट। अब बात आती है सेल सी का क्या होगा। जो सेल सी है ये हमारी कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट, ये भी तो एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस है, काटा तो टेट्रासाइक्लिन है ना, एम्फीसिलिन से तो रेजिस्टेंस है, तो एम्फीसिलिन मीडिया में तो ग्रोथ कर ही जाएगी, तो सेल सी भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। चलिए कौन सी सेल यहां से बाहर हो गई है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो सेल सैंपल ग्रो नहीं कर रहा है वो नॉर्मल सेल है, मतलब ये पता चल गया कि ये नॉर्मल सेल है, मतलब ये आइडेंटिफाई हो गया है कि इसमें कोई तरह का डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम इस सैंपल को तो यहां से आउट ही कर देंगे, क्लियर। अब हमारी चॉइस रहेगी दो सैंपल, इन दोनों में से कोई हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल हो सकती है। इज दैट क्लियर? ए तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ए में तो क्लियर है कि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब कोई भी डीएनए इसमें तो है ही नहीं, है ना। बी और सी में से कोई रिकॉम्बिनेंट हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो अब हम बताइए, पहला समझ आया आपको। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, सेल ए को तो सीन से बाहर निकाल देंगे। चलिए अब हमें बी और सी में से देखना है। अब हम इस कल्चर की ग्रोथ कराएंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करते हैं, यह हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा। तो
सेल ए की बात करेंगे तो सेल ए की तो ग्रोथ होगी नहीं, और खैर उसकी बात करनी नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो तो नॉर्मल सेल है। तो अब देखो टेट्रासाइक्लिन मीडिया है इस बार, तो बी सेल ग्रोथ करेगी क्या? यस, क्योंकि बी में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है बी में, है ना? तो फिर बी सेल ग्रोथ करेगी। यस। क्या सी सेल ग्रोथ करेगी? देखिए सी में देखिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, यानी सी की ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। अब देखो इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि सेल सी रिकॉम्बिनेट है, सेल सी ही ट्रांसफॉर्म्ड है। इज दैट क्लियर? यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी इसमें इनएक्टिव हो चुकी है क्योंकि उसकी जगह हमने डीएनए इंसर्ट कर दिया है। इज दैट क्लियर? तो अब बताओ कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। करेक्ट? समझ आया एकदम अच्छे से? ओके, तो आइडेंटिफाई हो गया ना, रिकॉम्बिनेंट कौन है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉर्मल कौन है, आइडेंटिफाई हो गया। अच्छा चलो एक और बात करते हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सेल ग्रोथ करानी है टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों पर, दोनों मीडियम में ग्रोथ कराना है। ये चलो तीसरा एक्सपेरिमेंट है। आप बताइए जरा, सेल ए ग्रोथ करेगी क्या? सेल ए नो ग्रोथ, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ बताइए सेल बी ग्रोथ करेगी क्या? दोनों मीडियम पर यस करेगी, क्योंकि एम्पीसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, दोनों रेजिस्टेंस है, बी की ग्रोथ होगी। अच्छा ये बताइए सी ग्रोथ करेगी क्या? चलो एम्पीसिलिन से तो रेजिस्टेंस है सी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से तो नहीं है ना, इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा आपको एंटीबायोटिक के बेस पर मैंने सिलेक्शन सिखाया है, लेकिन आप देखिए कि इसमें सेल कल्चर करना पड़ रहा है। इसमें क्या करना पड़ रहा है? सेल कल्चर करना पड़ रहा है, इसमें कल्चर प्रोसेस यूज करनी पड़ रही है। और जो सेल कल्चर प्रोसेस होती है तो इसमें आपको लार्ज नंबर में प्लेटिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा नंबर में आपको प्लेटिंग करनी पड़ेगी, बड़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी, इसीलिए ये आइडियल नहीं है, इसको अपन यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, बहुत लार्ज प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए बेटा क्योंकि कल्चर करना इतना आसान नहीं है, कल्चर करने में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो, इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को आइडियल सिलेक्शन प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। इज दैट क्लियर? राइट? तो समझ आया ना आपको अच्छे से? अब अपन बात करते हैं इसके बाद अपने एंजाइम सिंथेसिस प्रॉपर्टी के बेस पर सिलेक्शन। किसके बेस पर? एंजाइम सिंथेसिस प्रॉपर्टी के बेस पर अपन सिलेक्शन करेंगे। इसके बेस पर अपन सिलेक्शन करेंगे। मैंने आपको पहले ही मेरे लेक्चर में बताया था कि एंजाइम सिंथेसिस प्रॉपर्टी का बेस पर जो सिलेक्शन है वो आइडियल माना जाता है और ये इजी प्रोसेस भी है और इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आइए देखिए अपने, मैंने आपको बताया था कि एक प्लाज्मिड है PUC8, बताया था ना PUC8, है ना? इस पर मैंने बताया था कि एक डीएनए है या जीन है LAGZ। क्या है? LAGZ एक जीन है इसके ऊपर, राइट? और LAGZ जीन जो है वो जीन क्या करता है? एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एंजाइम बनाता है। और ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा, लैक्टोज का कैटाबोलिज्म करेगा बेटे, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक करना, और लैक्टोज को ये ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। किसको? लैक्टोज को। इज दैट क्लियर? और जब ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा तो उसी समय ये जो एंजाइम है जब ये लैक्टोज का कैटाबोलिज्म करेगा तो ये क्या करता है बेटा? कलर प्रोड्यूस करता है। और ये कैसा कलर बनाता है? ब्लू कलर बनाता है। कैसा कलर बनाता है? ब्लू। ध्यान से सुनिए, जब ये लैक्टोज को यूटिलाइज कर रहा है
और उसको ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्लू कलर बना रहा है। क्या बना रहा है? ब्लू कलर। यानी अगर ये एंजाइम है तो लैक्टोज ब्रेक होगा, और लैक्टोज ब्रेक होगा तो ब्लू कलर बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठाइएगा। अगर ये एंजाइम है तो ये लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, उसको ब्रेक करेगा और ये ब्लू कलर की अपीयरेंस देगा। तो इसको क्रोमोजेनिक एंजाइम बोलेंगे। क्रोमोजेनिक, ये इसकी क्रोमोजेनिक प्रॉपर्टी है। क्रोमोजेनिक का मतलब है कलर प्रोड्यूस करना, तो कलर प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं क्रोमोजेनिक प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? बात समझ आए एकदम अच्छे से? तो ये पूरी कहानी आपको समझ आई? चलिए अब अपन इस पे बात करते हैं। देखो कि कैसे अपन इसका यूज करेंगे सिलेक्शन में। ये ब्लू कलर का ध्यान रखिएगा। अगर ये एंजाइम है तो ये लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा और ब्लू कलर बनाएगा, और ये एंजाइम फंक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब कि ब्लू कलर नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए इस बात को आप दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब ये लेग जेड है और ये हमारे पास जी है, ये डिजायर जीन है, राइट। हमने इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। तो ट्रीट करने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, वो जो मैंने बताया था। हमने इसका रेस्ट्रिक्शन लाइगेशन किया है, रेस्ट्रिक्शन किया है और लाइगेशन किया है। रेस्ट्रिक्शन मतलब काटा है और लाइगेशन मतलब जोड़ा है। तो अगर एंजाइम का एक्शन हुआ तो क्या होगा? तो ये होगा कुछ इस तरह से कि ये जीन यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। किसकी जगह? लेग जेड की जगह। यानी इन प्लेस ऑफ लेग जेड को कट किया हमने, उसकी जगह ये आ गया। और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि एंजाइम एक्शन ना हुआ हो, तो ना हुआ हो तो फिर अपने पास एज इट इज यही केस रहेगा, ये लेग जेड रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, और ये हमारा हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज दैट क्लियर? वही पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, सेम वैसा ही है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है रिकॉम्बिनेंट बने और हो सकता है रिकॉम्बिनेंट नहीं बने। अब देखिए, मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं, क्या इसमें लेग जेड है? नहीं, क्योंकि उसको हमने कट कर दिया है और उसकी जगह डीएनए या जीन डाल दिया है। इसमें लेग जेड है? यस, ये बात ध्यान रखिए। तो ये पहला स्टेप आपको समझ आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसमें क्या करेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, इनको अपन ट्रांसफर करते हैं। चलिए बच्चों इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर इन होस्ट, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इन्हीं के बेस पर बना लेते हैं ना, दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। हो सकता है ये जाएगा और हो सकता है ये जाएगा। ये गया, इसका मतलब लेग जेड, क्लियर। और इसमें हमारा जीन है, ठीक है, और ये होस्ट का डीएनए हो गया। तो इनमें रिकॉम्बिनेंट कौन हो गया? सेल ए। ये कौन सी सेल है? रिकॉम्बिनेंट सेल। और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है और ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। इज दैट क्लियर? समझ गए? यही पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, और इसको सेल बी बोलते हैं। यानी ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए या बी। अब हमें कौन सी चाहिए बताओ? हमें रिकॉम्बिनेंट चाहिए। क्यों चाहिए रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि इसमें हमारा डिजायर जीन है। बात क्लियर? तो अब जब हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो देखो क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सेल ग्रोथ कराएंगे इन लैक्टोज मीडियम। एक ऐसा न्यूट्रिएंट बनाएंगे जिसमें लैक्टोज हो। क्या हो? लैक्टोज। तो सेल का ग्रोथ कराएंगे हम लैक्टोज मीडियम। तो क्या होगा? सेल ए। अच्छा बताइए, क्या सेल ए में लेग जेड है? बोलिए ना। नहीं। तो क्या लैक्टोज ब्रेकडाउन होगा? नहीं। तो सेल ए जो है वो नो ब्लू क्लियर कलर अपीयरेंस, यानी कोई ब्लू कलर नहीं देगी, मतलब अपन यूं मान लेते हैं कि ये व्हाइट कलर है, राइट। सेल ए।
और सेल बी में क्या है, लेग जेड है, तो ये लेग जेड है, तो मैंने अभी प्रिंसिपल आपको बताया था, लेग जेड है तो ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा, तो लेग जेड है तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा, तो ये क्या करेगा, सेल बी ब्लू कलर की अपीयरेंस देगी, ब्लू कलर की अपीयरेंस आएगी। तो बच्चों सिलेक्शन हो गया, जो ब्लू कलर बना रहा है, जो ब्लू कलर बना रहा है इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, राइट, और जो ब्लू कलर नहीं बना रहा इसका मतलब उसमें हमारा जीन है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट हो गई, यानी सेल ए क्या हो गई, रिकॉम्बिनेंट हो गई, और सेल बी क्या हो गई, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गई। तो बताइए सिलेक्शन कितना आसान है, समझ आ गया। और यहां पर भी वही प्रिंसिपल है, इंसिरेशन इनएक्टिवेशन, कि हमने देखो लेग जेड की जगह जीन डाल दिया तो लेग जेड की साइड क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई, ठीक है ना, तो यहां भी वही प्रिंसिपल है, इंसिरेशन इनएक्टिवेशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो इसमें केवल लैक्टोज मीडियम में आपको ग्रोथ कराना है और आपका सिंपल सिलेक्शन हो जाएगा। आपने देखा कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है ना, सिंपल प्रोसेस है ये, तो ये ज़्यादा आइडियल मानी जाती है। इज दैट क्लियर। तो छोटा सा लेक्चर है बच्चों, अच्छे से एनसीईआरटी में, अब आप एनसीईआरटी में कहाँ रीड करोगे इसको एनसीईआरटी में आपको रीड कहाँ करना है, एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा आपको ये, जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सेलेक्टेबल मार्कर का टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा, सेलेक्टेबल मार्कर का जो टॉपिक पढ़ोगे आप वेक्टर प्रॉपर्टी के अंदर, वेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये पूरी चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो मैं आज एक छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।